कैसे हो। आज आप लोग रेडी हो जाए, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12th का, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड जेईई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझिए कि जितना भी मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे उसमें अहम इसका रोल है कंटिन्यूटी का। सांत्यता बोलते हैं हिंदी में, है ना, कंटिन्यूटी। इसमें अपने हिसाब से मैं कैटेगराइज़ किया हूँ कि क्या पढ़ना आपके लिए सही रहेगा, तो उसमें टॉपिक्स के हिसाब से मैं कैटेगराइज़ कर रही यहाँ पर। पहला जो टॉपिक्स होगा उसको मैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का नाम दिया हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। 2 नंबर में आता है कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, यानी एक कंटिन्यूटी होने के लिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। 3rd नंबर है इम्पॉर्टेंट ग्राफ। बाकी ग्राफ्स तो हम जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है, लेकिन 2 जो ग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो है मॉडुलस फंक्शन है ना, और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हिंदी में मैं नाम बता रहा हूँ, महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम जब डिस्कस करेंगे तो 1 by 1 सब में हम बताएंगे, हिंदी ही बताएंगे, इंग्लिश भी चल रहा है उसके हिसाब से चलेगा, ताकि जो भी बच्चे हैं सबको बेनिफिट हो बराबर। 4 नंबर टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विथ एन एग्जाम्पल्स। इसमें हमने 5 टाइप के जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे उसको हमने कैटेगराइज किया है, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 एंड 5। ये अगर 5 तरीके का टाइप जो है, अगर इस पर आप कमांड कर लेते हैं, अगर आपका कमांड हो जाता है सही तरीके से, तो लगभग आपका कंटिन्यूटी का सवाल जो रहेगा वो आप बना सकते हो, बिंदास बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन पहले देख लिया जाए। इसमें हम इस तरीके से कहेंगे कि कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हो, कैसा भी ग्राफ ड्रॉ करते हो किसी इंटरवल में, किसी डोमेन में, तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए वो ग्राफ। अगर कहीं पर भी ब्रेक हो गया तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि हमने एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया, ये ग्राफ मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ब्रेक नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। फिर मान लेते हैं यहाँ पर हम दूसरा एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज इस तरीके से सिनुसॉइडल ग्राफ है, ग्राफ बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, तब इस तरीके के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? कंटिन्यूअस। मीन्स क्या हुआ? कंटिन्यूटी का मतलब नो ब्रेक, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तब समझना कि ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये तो सीधी सी बात है कि ये ग्राफ को हम लोग देख करके बता दे रहे हैं, लेकिन जब ग्राफ नहीं दिया रहेगा, कोई सवाल दे दिया जाए और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाए कि ये बताइए कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, चाहे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब यहाँ से फिगर दिख रहा है तो आप डायरेक्टली बता दे रहे हो। अब फिगर नहीं दिखेगा, क्वेश्चन ऐसा कह देगा कि y इज़ इक्वल टू, यहाँ से कुछ भी, जैसे मान लो आपसे कह देगा कि साइन एक्स क्यूब, ये ग्राफ इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर या कहीं उसके डोमेन पर, है ना, ये ग्राफ होगा नहीं। तो इसका मुझे ग्राफ अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो टाइम टेकन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सवाल को देख करके उसके जो कंडीशंस होते हैं उसके हिसाब से उसके जो प्रोसेस होंगे उसको फॉलो करके मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो फिलहाल ये तो फंक्शन है, अभी ग्राफ की बात चल रही है, तो ग्राफ को हम देख करके बता सकते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ आपसे कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से हमने ऐसे ले गया, फिर यहाँ से, तो देखो यहाँ से यहाँ तक गए तो कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में 2 जगह ब्रेक हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ रहा ना? इस ग्राफ को हम कहेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन मैं किस तरीके से दूंगा। तो यहाँ पर सीधा आम भाषा हम कहेंगे कि बगैर पेन उठाए किसी भी ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हो
बगैर पेन उठाए अगर किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो वो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा, ठीक ना। इस तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इफ़ ए ग्राफ, आप लिखिए, है ना, आप पेन ले लीजिए, कॉपी लीजिए, नोट डाउन कीजिए। इफ़ ए ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट टेकिंग अप ए पेन, क्या लिखे, विदाउट टेकिंग अप ए पेन, देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस ग्राफ। समझ में आ रहा है? देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस ग्राफ। ये आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपका डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन है। समझ में आ रहा है ना कि कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पेन नहीं उठना चाहिए, कहीं ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, तो उस तरीके ग्राफ को हम लोग सिंपल बोलेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके कंडीशन पे, दूसरे पार्ट। दूसरा टॉपिक है कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। इसमें कंडीशन चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए किसी एक पॉइंट का होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। जब तक हम पॉइंट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक अपने को पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक ना। तो उस पॉइंट का होना ज़रूरी है। जैसे हम क्या करेंगे कि यहाँ से मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस तभी होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, कोई भी फंक्शन किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब इसका LHL, RHL और ये पार्टिकुलर पॉइंट पर का वैल्यू उस फंक्शन में, ये तीनों का तीनों अगर बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट पर दिया गया जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ a, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ से हम देख लेते हैं कि LHL होता क्या है। LHL याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे लिमिट, ठीक ना। अब ये x इक्वल टू a है तो x टेंस टू a माइनस, इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे जब आपका सवाल बनेगा ना एग्जाम्पल के साथ, उसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे ब्रेक करके और शॉर्ट फॉर्म में देंगे ताकि आपको सही तरीके से समझ में और सवाल को आसानी से हम आगे प्रोसीड करें और आंसर तक पहुंच जाए। अभी सिंपल ये समझ रहे हैं कि हम लिखेंगे कैसे, LHL का मीनिंग क्या हुआ। तो हम LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ पर हम सवाल दे देंगे फंक्शन f ऑफ x, और इसका जो वैल्यू आएगा तो इसको हम कहते हैं, ये इसको नाम देते हैं कि ये क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू होता है। कैसा होता है? लिमिटिंग वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कि लगभग इसके बराबर है, ऐसा हम फील कर सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू उसके नज़दीक का वैल्यू, एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक ना। RHL ये राइट हैंड लिमिट है, इसमें भी LIM लिमिट लगाना पड़ेगा। x टेंस टू कौन से पॉइंट पर, a पर ना, तो a प्लस, यानी माइनस कहेंगे तो LHL की बात, अगर प्लस कहेंगे तो RHL की बात। किसका निकाल रहे हो? फंक्शन का, f ऑफ x। इसको भी मैं बोलूँगा लिमिटिंग वैल्यू। सिंपल अभी हम सिखा रहे हैं कि इसका नाम मैं क्या बोलूँगा, ठीक ना, लिमिटिंग वैल्यू। और एक होता है f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका सवाल दिया है, जो भी फंक्शन दिया है, उस फंक्शन में ये वाला पॉइंट में डायरेक्टली पुट करके उसका वैल्यू एक निकालूंगा डायरेक्टली, ठीक ना। तो इसको मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन नाम को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हम जितने भी सवाल बनाएंगे डायरेक्टली इस नाम से ही बनाएंगे। मैं बोलूँगा एफ ऑफ ए मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। याद रखना है कि ये होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इस तीनों का वैल्यू LHL, RHL और f ऑफ a, तीनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। एक कुछ फाइनाइट वैल्यू आता है तब मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर, यानी गिवन पॉइंट पर जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से a माइनस का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी ग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
किसी पार्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो ये आपका π/2 है, तो π/2 पर हम क्या करेंगे कि π/2 पर, जैसे मान लो ये x का वैल्यू है, x इक्वल टू π/2, तो हम लेफ्ट साइड से इधर से देखेंगे और एक डायरेक्टली इस पर देखेंगे। तो जो हम लेफ्ट साइड से देखते हैं तो इसको बोलते हैं LHL, समझ में आ रहा ना। और इसी को कहते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, मतलब ये वैल्यू है तो हम कह देंगे इसको क्या चीज़, इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू π/2 और यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या कि उस पॉइंट पर से, उस पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, इसको मैं कहूँगा RHL। ये क्या चीज़, RHL। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू π/2 और यहाँ पर प्लस, मतलब मैं इधर से खड़ा होकर के इसको देख रहा हूँ, है ना। और ये x इक्वल टू π/2, ये डायरेक्टली, समझ ना, ये डायरेक्टली हो जाएगा f π/2, यानी गिवन जो फंक्शन होगा, मतलब ये जो ग्राफ है f ऑफ x, जिसका भी ग्राफ हो कर्व हो, इस ग्राफ में हम π/2 डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद देखेंगे LHL, RHL और f ऑफ ये पार्टिकुलर पॉइंट। अगर तीनों का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मीन्स बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू π/2 पर ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने में इसका कहीं भी कोई ब्रेकेज नहीं हुआ रहेगा, कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन है कंटिन्यूटी के लिए, समझ में आ रहा ना, कि LHL, RHL और f ऑफ a ये तीनों का तीनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब थर्ड जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बताया गया है कि इसमें आपको दो चीज़ पढ़ाया जाएगा, एक पहला मॉडुलस फंक्शन, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दो ग्राफ। तो हम पहले बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि मॉडुलस जो फंक्शन होता है ये पॉजिटिव निगेटिव, यानी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, उस पर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसी के बारे में ये मॉडुलस फंक्शन काम आता है। मान लीजिए यहाँ भी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू यहाँ से मॉड ऑफ x। अब याद रखिए y को ही हम लोग f ऑफ x कहते हैं, याद रखना है कि y क्या है, f ऑफ x है। तो f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, यानी y इक्वल टू मॉड ऑफ x। क्लियर है। अब यहाँ से मॉड ऑफ x दे दिया गया है तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि x पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का है। तो इसका जो वैल्यू होता है ये निगेटिव आएगा, मतलब y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका आंसर निगेटिव आएगा जब x ऑलरेडी 0 से छोटा होगा, मीन्स x लेस देन 0 होगा, तब ये मॉड का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर ये मॉड ऑफ x का वैल्यू ये पॉजिटिव ही आता है, कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तब हम इसको कहेंगे कि ये जो होगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम ग्राफ सीधा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ये x है और ये y है। हम यहाँ पर कर लेते हैं कुछ पॉइंट 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ से ले लीजिए -1 -2 -3, ये ओरिजिन है। हमने क्या कर दिया, x का वैल्यू मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव 0 से बड़ा, समझ में आ रहा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मान लो 1, तो 1 यहाँ आ गया, तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब यहाँ चला गया। समझ में आ रहा है। अब x का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब पॉजिटिव आंसर मिलेगा। 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 3, पॉजिटिव ले रहे हैं ना, पॉजिटिव ले रहे हैं, x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यहाँ से हम 3। समझ में आ रहा है। अब हम इस तीनों को मिला देंगे तो ये y इज इक्वल टू x हो गया, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x हो गया। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू लिया जाए, x का वैल्यू मैं -1 लूँगा। समझ में आ रहा है। x का वैल्यू क्या लूँगा, -1, तो -1 लूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जैसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1, ठीक ना, -1। अब x का वैल्यू मैं -2 ले रहा हूँ, कितना, -2, तो मान लो -2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, -2, -3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम इसको ग्राफ पर ऐसा
ड्रॉ कर देंगे, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा ना। अब ये दोनों ग्राफ को मिला करके मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। समझ में आ रहा है? ये तीसरा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ जो है इम्पॉर्टेंट ग्राफ में उसका दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में कहे जाते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा सा समझिए कि टिपिकल ही समझा जाए इसको, लेकिन एक बार आप समझ गए सही ढंग से तो फिर बहुत आसान होगा। हम आपको कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से समझाने के लिए। यहाँ पर आपको डेफिनेशन साफ सुथरे भाषा में लिख दिया गया है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स x, कोई x एक रियल नंबर है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आप रियल नंबर लेते हो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसका वैल्यू इससे अधिक कभी नहीं आ सकता है। इतना याद रखना है, जो संख्या ग्रेटेस्ट इंटीजर में है उससे कभी अधिक आंसर नहीं आ सकता है, या तो उसके बराबर आ सकता है, नहीं तो उससे कम आ सकता है। इस चीज़ को याद रखना है ना। यानी अगर यहाँ पर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और इसको आप इस तरीके से याद रखना, इसका वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका मैं खोज करके आपको बता रहा हूँ कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका वैल्यू जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, x का वैल्यू 0 से छोटा है तो हमेशा x -1 होगा, यानी उस संख्या में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। और दूसरा कंडीशन होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो, तो ये वही का वही रहता है। ये सवाल बनाने में काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसको सही तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं कह दूँ कि अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो ये कंप्लीट एक इंटीजर है, तो कंप्लीट इंटीजर है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इंटीजर है कंप्लीट, ठीक ना। लेकिन जब मैं कह दूँ 1.7, अब 1.7 हो गया तो यहाँ पर ये बात है कि इससे अधिक नहीं हो सकता है, या तो यही होगा नहीं तो इससे कम होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन लार्जेस्ट इंटीजर होगा, इसका आंसर जब भी आएगा तो इंटीजर में आएगा, कभी पॉइंट वगैरह में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो 1.7 है यहाँ पर, तो 1.7 है तो या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो इससे कम इंटीजर जो होगा, यहाँ पर एक लाइन में देख रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि 1.7 है तो इसके बाद का इंटीजर 2 होगा और इसके पहले का इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो एक चीज़ बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इससे हम आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं, या तो यही होगा और नहीं तो इससे छोटा होगा। तो एक चीज़ है कि हम पॉइंट में इसका आंसर नहीं देते हैं, जब भी देते हैं तो इंटीजर में देते हैं। तो इससे छोटा लेस जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 के बराबर। बिल्कुल सही तरीके से समझना है। यहाँ पर मैं कह दूँ 3.5, अच्छा 3.5 है तो यहाँ पर क्या है, मान लो कि ये है 3.5, तो इससे छोटा 3 यहाँ होगा और यहाँ पर 4 होगा, ये है ना। हम पॉइंट में इसका आंसर नहीं ले सकते हैं और इससे अधिक भी नहीं ले सकते हैं, तो इससे छोटा लेना पड़ेगा, या तो यही संख्या होता है नहीं तो इससे छोटा होता है, इससे हम बड़ा कभी नहीं जाते हैं। तो इससे छोटा इंटीजर में आंसर इसका आता है, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल देख लो, 4 ही मैं कह दूँ 4.4। अब तो समझ में आ रहा है कि 4.4 है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, या तो यही संख्या आंसर आएगा नहीं तो इससे कम होगा। तो यही संख्या तभी होता है जब ये कंप्लीट इंटीजर होता है। अब ये नहीं है तो हम क्या लेंगे, इससे छोटा कंप्लीट इंटीजर कितना होगा, 4 होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। अब हम देखते हैं निगेटिव का, है ना। ये तो पॉजिटिव वाला समझ में आ गया। निगेटिव की हम बात करते हैं यहाँ से
कि जैसे मैं कह दूं आपसे कि -2, तो ये तो कंप्लीट इंटीजर है ना, तो कंप्लीट इंटीजर में हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर कह दिया जाए -1.5, -1.5, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर मान लीजिए कि ये -1.5 है, तो इधर आपका -1 हुआ रहेगा, इधर -2 हुआ रहेगा, यही ना। अब एक चीज़ याद रखिए आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में या तो वैल्यू यही होता है या इससे छोटा होता है, या तो यही होता है या इससे छोटा होता है। इधर ओरिजिन है तब मैं बात कर रहा हूँ, इधर ओरिजिन है ना, इधर ओरिजिन मत समझिएगा, इधर ओरिजिन है तो मैं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये -1.5 है, तो इंटीजर में तो कभी इसका आंसर होगा नहीं, या तो इससे छोटा होगा या यही संख्या होगा। समझ में आ रहा है? तो बताइए ये छोटा है इससे कि ये छोटा है, तो -2 छोटा है, -2 छोटा है ना। तो जैसे -2 छोटा है तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट इंटीजर, ये -1.5 के बदले ये ना कंप्लीट इंटीजर है, तो हम लिख देंगे इसका आंसर कितना होगा, -2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं फिर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं कह दूँ -2.1, चलो -2.1 ले लिए। अब -2.1 का मतलब क्या, यहाँ से मान लो यही जो है ये -2.1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर -2 हुआ रहेगा और यहाँ पर -3 हुआ रहेगा, और इधर आपका ओरिजिन है ना। तो यहाँ पर है नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पॉइंट है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर नहीं होगा तो इससे कभी हम अधिक नहीं बढ़ सकते हैं, जब भी बढ़ते हैं तो छोटा ही बढ़ते हैं। ये -2 तो बड़ा है ना, ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया है कि लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी x लेस देन, तो इससे ये बड़ा है, तो बड़ा तो हम यहाँ पर लाएंगे ही नहीं, जब भी लाएंगे क्या लाएंगे, छोटा लाएंगे। तो छोटा लाएंगे इसका मतलब कि -3 हुआ, इससे छोटा कंप्लीट इंटीजर, तो -2.1 को हम क्या लिखेंगे, -3 आंसर। अब बात आती है कि सर इसका ग्राफ कैसे होगा, समझ रहे ना। तो हम ग्राफ पर यहाँ डिस्कस करेंगे। एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पर ग्राफ की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा करो, हम इस तरीके से ये x डैश यहाँ पर y ले लो और ये आपका y डैश, ये तो ओरिजिन है, क्लियर। यहाँ पर लिख दो इसका नंबर, ये 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4 नहीं आ रहा, छोड़ दो, -1 -2 -3, यहाँ भी -1 -2 और -3, ये ओरिजिन है आपका, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसका पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलते हैं। क्या चीज़, पॉजिटिव। सपोज हमने ले लिया क्या चीज़, 1.99, यहाँ से ले लिया क्या चीज़, हमने ले लिया 1.999, तो 1.99 ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, या तो यही आंसर होगा, नहीं तो इससे कम होगा। तो इससे कम ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते हैं, और ये नंबर इसलिए नहीं ले सकते हैं कि ये कंप्लीट इंटीजर नहीं है। तो कंप्लीट इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा ना। इससे ये साबित हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1.99999 तक जा सकते हैं, और कम से कम कहाँ तक, 1 तक, ये नहीं जा सकते हैं। यानी 1 को हम लेंगे, 1 से हम चलेंगे, 1 अपने को चाहिए, तो 1 से हम ले करके चलेंगे, यहाँ से 1 लेके चले, लेकिन 2 तक नहीं पहुँचेंगे, 2 तक हम जाएंगे लेकिन 2 को नहीं लेना है। तो ये तो आपको बताएगा ना इंटरवल में कि ये क्लोज का मतलब, अगर इस तरीके से कोई ग्राफ इंटरवल हम पढ़े थे इस तरीके से, तो ये होता है इंक्लूडिंग, मतलब इसको लेना है, ये वैल्यू को लेना है और ये वैल्यू को छोड़ देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 को लेंगे, लेकिन 1 से जब 1.9999 तक पहुंचने जाएंगे तो यहाँ तक पहुँचे, मतलब एकदम 2 के नज़दीक, लेकिन 2 नहीं है ना, ये 2 नहीं है, 1 है, और 1 के बाद ये सब का सब नंबर मुझे चाहिए 1.99 तक। तो
तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्लोज कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे। इसी तरीके से हम 2 की बात करेंगे तो 2 को कंसिडर करेंगे, लेकिन 3 पर नहीं पहुंचेंगे, 2.9999 तक चले जाएंगे। इसी तरीके से 3 की बात करेंगे तो 3 को कंसिडर करेंगे, लेकिन 4 तक पहुंचने से पहले ही, मतलब वहाँ तक वैल्यू लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। ये सब हो गया। निगेटिव की बात करता हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया -1.6, तो यहाँ डेफिनेशन क्या कहता है कि या तो यही वैल्यू या इससे छोटा वैल्यू। तो इससे छोटा वैल्यू क्या होगा, देखो इससे छोटा वैल्यू हम बार बार सिखा रहे हैं 1.6, तो इधर क्या होगा -1, इधर कितना होगा -2, और यहाँ पर मान लो ओरिजिन है, तो इससे छोटा ये ना होता है, -2 होता है, ये तो बड़ा होता है। तो इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि या तो यही नंबर या इससे छोटा। तो इससे छोटा कंप्लीट इंटीजर -2 हुआ ना, -2 हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि -2 से चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे -2, लेकिन ये हम नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरीके से कर दो कि हम ये लेंगे तो ये वाला नहीं चाहिए। सिमिलरली हम -2 लेंगे तो यहाँ तक होगा, लेकिन इससे बड़ा वाला नहीं होगा। अगर माइनस मुझे 3 लेना है तो -3 से इधर आता है ना, छोटा आता है, तो -3 से यहाँ तक आएंगे तो छोटा होगा, लेकिन जैसे -2 पर आएंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि बताओ, 3-4 ग्राफ दिए रहेंगे, कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। और ये वाला जो है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो x - 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो x होगा। ये चीज़ आपको कंप्लीट समझ में आएगा जब हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे तब जा करके। फिलहाल इस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से समझना है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जितना जाएंगे, जैसे बीटेक पार्ट 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इवन आपके एग्जाम में भी इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड आपके सवाल रहते हैं उससे, ठीक ना? तो ये बिल्कुल आपको सही तरीके से समझ के रखना है और प्रैक्टिस में भी रखना है। अब हम आते हैं टाइप 4, जो टॉपिक है 4 नंबर, उसमें आपको बताया गया है कि हम उसमें पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विथ एग्जाम्पल्स, कि हमने 5 टाइप को कैटेगराइज किया है। इससे रिलेटेड अगर आप सवाल बना देते हैं तो मुझे लगता है कि आपके बोर्ड के लेवल का जितने भी सवाल होंगे, इवन आपका जेईई मेन तक का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर सवाल एक पूछा जा रहा है कि चेक द गिवन फंक्शन y इक्वल टू x³ इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये सवाल है, ये फंक्शन है, x³ है, और ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है x इक्वल टू 3। इस पॉइंट पर इस फंक्शन के बारे में ये बताइए कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना? कंटिन्यूअस होगा तो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसी को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? तो अभी आपको कंटिन्यूअस चेक करना है। तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस चेक करने के लिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हमने क्या बोला था कि LHL, RHL और f ऑफ गिवन पॉइंट, यानी लिमिटिंग वैल्यू, LHL वाला राइट हैंड का लिमिटिंग वैल्यू और आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों का वैल्यू एक फाइनाइट होना चाहिए, मतलब तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तब हम जाकर कहेंगे कि गिवन पॉइंट पर गिवन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया? तो ये सवाल है, तो यहाँ पर आपको बताया गया था, उस वक्त हम कहे थे कि LHL और RHL फुल डिस्क्राइब इधर हम करेंगे, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पता चलेगा। तो चलो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ से लिखेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर LHL, डायरेक्टली LHL। तो LHL का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे f ऑफ x। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और f ऑफ x का मतलब कितना हुआ x³। अब एक चीज़ देखिए, ये इसके सर पे माइनस और प्लस दिया जाता है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसको जब हटाएंगे तो हटाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि वेन, यहाँ से ऐसा कर दो, लेट x टेंस टू 3 माइनस h कर दो। क्या चीज़?
3 माइनस एच, एक्स टेंस टू 3 माइनस है तो माइनस हम एच कर देंगे। यहाँ पर लिख देना एक चीज़ कि व्हेन x टेंस टू 3, जब टेंस टू 3 है तब यहाँ से h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 होगा h का वैल्यू तभी ना x टेंस टू 3 के बराबर हो जाएगा। 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस का काम करना है, 3 माइनस h। और ये चीज़ लिख देना कि जब x का वैल्यू 3 है तब इसका मतलब ये हो गया कि h का वैल्यू 100% 0 होगा। जब ये 0 होगा तभी हम x यहाँ पर कह सकते हैं कि x टेंस टू 3 माइनस एच। अब आपका सवाल कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से कैसा हो जाएगा, लिमिट। अब देखो x है, अब इसको h में कन्वर्ट कर देना है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, h में। तो h टेंस टू 0, यानी ये प्लस माइनस का जो ऊपर लफड़ा था ये खत्म हो गया। अब h टेंस टू 0 हो गया तो x क्यूब के जगह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर x की जगह पर 3 माइनस h, तो x क्यूब के जगह पर कितना, यहाँ से 3 माइनस h का होल क्यूब कर दें। क्लियर हो गया। अब ये a माइनस बी पर ब्रेक होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको कर दो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, a का मतलब 3, b का मतलब 3ab इंटू a प्लस b। यही करोगे ना। अब यहाँ पर जा कर के आप क्या कर दो, h जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पर 0 पुट कर दो। यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं पुट करेंगे क्योंकि इस सवाल में पुट करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बाकी सवाल में आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए जो प्रोसेस है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको हम एक्सपेंड कर दी, एक्सपेंड हो गया। अब देखो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पर 0 पुट कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। ये माइनस 3 इंटू 3 9 और h का वैल्यू कितना, 0, तो ये कम्प्लीटली 0 और 0 में इससे मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये टोटल ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 27 के बराबर। क्लियर हो गया। अब देख लो हम x का वैल्यू डायरेक्टली इसमें 3 भी पुट कर दे तो भी आपका 27 आ जाता है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करना है, समझे ना। LHL RHL ले करके चलना है और ये कंडीशन को फॉलो करना। अब हम क्या करते हैं, RHL वैल्यू लेते हैं, RHL। तो RHL में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, कौन से पॉइंट पर निकल रहा है, 3 पर ना, तो RHL का मतलब कि प्लस हो गया। यहाँ पर क्या लिख दोगे, f ऑफ x। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और f ऑफ x का मतलब कितना, x क्यूब। अब यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर किया है। तो मानना पड़ेगा कि लेट x टेंस टू, यहाँ पर माइनस था तो 3 माइनस h किए थे, प्लस था तो 3 प्लस h करना पड़ेगा। दोनों चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पर LHL RHL का मीनिंग क्या होता है, लिखना पड़ेगा यहाँ पर जा करके आपको कि व्हेन x टेंस टू 3 तब h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0। अब h में टेंस हो गया, यहाँ से h टेंस टू 0। अब यहाँ से कितना, x क्यूब मतलब 3 प्लस h का होल क्यूब। अब इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और ये कीजिए तो 3 का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b, a प्लस b द होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो 3 a का मतलब 3, b का मतलब h इंटू a प्लस b, 3 प्लस h। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, h का वैल्यू डायरेक्टली 0, तो यहाँ पर h का वैल्यू ये भी 0, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, तो ये 0 ये 0, 3 का पावर 3 ये भी कितना हो जाएगा, 27 के बराबर हो गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक LHL RHL दोनों निकल गया, ये दोनों बराबर हो गया। और एक डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे ना डायरेक्ट वैल्यू, क्या चीज़, हम एक f ऑफ लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे f ऑफ 3। f ऑफ 3 मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली हम 3 पुट कर देंगे। तो x के पावर 3 का मतलब कितना, 3 के पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसका मतलब क्या हो गया कि LHL जितना आया है उतना ही RHL आया है, उतना ही आपका f ऑफ 3 आया। तीनों का वैल्यू क्या हो गया, 27 हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर गिवन जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पर।
तो इस तरीके से आप सवाल को बनाना, और यही प्रोसीजर है। अब आपको इसमें समझ में आ गया हो कि LHL का मीनिंग क्या होता है, माइनस, और माइनस का मतलब हम क्या पुट करते हैं, RHL का मतलब क्या हुआ ये भी समझ में आ गया, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम देते हैं जिसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये भी डायरेक्टली सवाल में जहाँ पर एक से वो पॉइंट पुट करके इसका वैल्यू निकालते हैं। तीनों का वैल्यू अगर यहाँ से सेम आ जाता, देखो यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, तीनों फाइनाइट वैल्यू सेम आ गया, तब हम कहेंगे कि गिवन जो फंक्शन है यानी जो सवाल है वो गिवन पॉइंट पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टाइप में सवाल पूछे जाएंगे कि अलजेब्राइक नेचर का होगा, उसमें फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा, या किसी तरीके का और भी कुछ नहीं होगा, एक ऐसे लाइन में लिखा हुआ रहेगा अलजेब्राइक फंक्शन। उस टाइप के सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। अब टाइप हम दूसरा देखेंगे इसके बाद। अब ये दूसरे टाइप का सवाल है। इसमें क्या होगा कि कंडीशनल सवाल दिए जाएंगे आपको, कंडीशन वाले, कि जब ये सवाल x=3 नहीं होगा तब ये सवाल होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में दिया है, याद रखना इस चीज़ को। और ये कह रहा है कि जब x का वैल्यू 3 होगा तो उसका f(x) का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। मतलब इसमें x, y या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या कोई अलजेब्राइक फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। 2 पॉइंट दिया गया यहाँ पर कि अगर x का वैल्यू 3 नहीं होगा तो सवाल ये आपका बना रहेगा। जब x का वैल्यू 3 लोगे तो f(x) का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो कंडीशनल हो चाहे बिना कंडीशन का हो, हम आपको जो कंडीशन बताया गया है LHL, RHL और f ऑफ पार्टिकुलर पॉइंट, ये तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। और कह रहे हैं कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है, x=3 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आए तो सबसे पहले इसको आप क्या कर लेना, सही से बना लेना सवाल का नेचर सही तरीके से, कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो कोशिश करना कि इसको क्या करना, फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के बाद ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट उससे कैंसिल हो जाए, ये पहले ज़रूर चेक करना ताकि आपके लिए आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले f(x) यहाँ पर ले रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² - x - 6, देखो x² - x - 6 आपको बताया गया था कि इसको हम किस तरीके से, ये क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज कैसे करेंगे। मेरा एक वीडियो है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 और 2। अब देखो यहाँ पर माइनस लाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएगा, x - 3 और x + 2, और पहले से है x - 3, यानी इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये कब है, जब x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, और ये तो वैल्यू 5 है और x = 3। अब यहाँ से देखो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपके लिए ये सवाल आसान हो गया कि अब मेरा सवाल जो है ये वाला f(x), ये मेरा सवाल ऐसा हो गया, x + 2 हो गया। कब, जब x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है तब, और ये वैल्यू 5 हो गया जब x का वैल्यू 3 हो गया तब। समझ में आ रहा? तो ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिख रहा था और इसको हम थोड़ा सा क्या कर दिए, सॉल्व करके छोटा कर लिए, तो ऐसा बन गया। तो इसके बनिस्पत ये वाला तो थोड़ा आसान दिख रहा है। अब यहाँ से हम LHL RHL पॉइंट निकालेंगे। कौन से पॉइंट पर, x = 3 पर। तो लिखना पड़ेगा एट x = 3 पर, इस पॉइंट पर। तो LHL आप निकाल लो। LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 - 3 पॉइंट पर। LHL इसलिए माइनस, यहाँ पर f(x), यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 - 3 माइनस का मतलब क्या, 3 नहीं है, x का वैल्यू 3 नहीं है, 3 से छोटा है, 3 नहीं है, 3 नहीं है x का वैल्यू। इसका मतलब सवाल क्या होगा, x + 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब x + 2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट क्या चीज़, x = 3 माइनस है तो -h, और लिखना पड़ेगा व्हेन x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से LHL का, अब x टेंड्स टू 3 माइनस है, अब इसमें h से कन्वर्ट करें, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x की जगह पर 3 - h पुट कर देंगे और +2 है, इसको रहने देंगे।
अब इस सवाल में जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 पुट कर दो, तो h का वैल्यू जैसे 0 पुट करो तो ये 0 होगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका आ गया LHL का वैल्यू। इसी तरीके से हम RHL का वैल्यू निकालेंगे। RHL का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। RHL क्या कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 + f ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 + 3 प्लस का मतलब क्या, 3 नहीं है, तो 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा है ना, तो 3 नहीं है, 3 नहीं है, इसका मतलब कि यही वैल्यू x + 2। जब भी इस टाइप से सवाल दे x नॉट इक्वल टू कोई वैल्यू, तो LHL RHL पर वही वैल्यू होता है और डायरेक्ट वैल्यू ये वाला होगा। तो x + 2 हो गया, तो जैसे यहाँ पर प्लस हो गया तो प्लस हम लेकर के सॉल्व नहीं करते हैं, तो यहाँ भी हम मानेंगे लेट x इक्वल टू कितना, 3 + h। कब, जब यहाँ से व्हेन x टेंड्स टू 3, तब यहाँ से h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से RHL का जो वैल्यू हो जाएगा, अब h लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, h से h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम 3 + h पुट करेंगे और पहले से 2 था, लिख देंगे। अब इस सवाल में जहाँ जहाँ h है उधर हम 0 पुट करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 5 आ जाएगा। ये वैल्यू 5 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, एक डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट वैल्यू, इसको हम मिटा रहे हैं, याद रखना है कि LHL का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ से एक वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो, कितना, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 पर f ऑफ x का वैल्यू कितना है, 5 है, आ गया। अब यहाँ से देख लीजिए LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और f ऑफ 3 डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ये वैल्यू, ये तीनों का तीनों वैल्यू सेम आएगा, नहीं 5 आया ना, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x = 3। मुझे लग रहा है कि ये सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देख करके कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कंटिन्यूटी पर, समझ में आ रहा ना। यहाँ पर जो थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, वो LHL और RHL था। अब LHL RHL का मीनिंग भी आपको समझने आने लगा कि किस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। बस इसमें दूसरे टाइप में याद रखना है कि जो भी सवाल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि फैक्टराइज करके नीचे वाला टर्म को कैंसिल कर दे, और लगभग सवालों में हो जाता है इस तरीके से कैंसिल। हम कैंसिल करके फिर LHL RHL प्रोसीड करेंगे और गिवन वैल्यू पर देखेंगे तीनों बराबर आ गया तो कह देंगे कंटिन्यूअस है। टाइप थर्ड जो है, जो आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विथ एग्जांपल बताया गया, तो उसमें टाइप सेकंड तक सीख लिए। टाइप 4 में क्या होता है कि जब इस तरीके से सवाल दे दिया गया, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं हो सकता। उसमें कैंसिल हो रहा था, कैंसिल होने का चांसेस था, इसमें तो कैंसिल नहीं हो सकता है, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है। इसको याद रखना है कि ये जो सवाल है, जब x का वैल्यू π/2 नहीं होगा तो cos x π/2 - x होगा। मतलब क्या हो गया, आपको बताया गया था लास्ट क्वेश्चन पे कि जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू π/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से LHL और RHL निकलेगा। LHL पर भी यही सवाल होगा, RHL पर भी यही सवाल होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये सवाल 1 के बराबर होगा, यानी ये सवाल 1 है जब x इक्वल टू π/2 है, यानी x के वैल्यू जैसे हम π/2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब हम कहेंगे, तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेक करके ये बताइए कि x इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है। हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से काम लेकर के चलेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/2। क्लियर, LHL मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू π/2, यही पॉइंट पर ना LHL है, इसलिए माइनस दे देंगे, और यहाँ पर हम फंक्शन का काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस π/2 माइनस का मतलब x का वैल्यू π/2 नहीं है, उससे कम है, तो π/2 नहीं है मतलब कम ही है, वो नहीं है चीज़, तो पाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये सवाल आपका हो गया cos x बाई π/2 और माइनस x, ये सवाल हो गया ना। अब यहाँ पर ये इस x टेंस टू π/2 माइनस प्लस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट एक डिजिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे फिर उसी तरीके से लेट
एक्स क्या चीज़ टेंस टू π/2 माइनस है इसलिए माइनस h। क्लियर? लिखना पड़ेगा कि व्हेन x टेंस टू π/2 देन h टेंस टू 0। ये ना होगा कि x का वैल्यू π/2 होगा, उस वक्त h का वैल्यू 0 होगा, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। माइनस इसलिए माइनस दिया गया। अब यहाँ पर LHL को सही तरीके से लिखा जाए, लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0। क्लियर? अब यहाँ से cos x की जगह पर कितना लिखोगे π/2 माइनस h, यही हो गया ना, बाई ये π/2 माइनस इस x की जगह पर कितना π/2 माइनस h, यही है ना। अब यहाँ से इसको ओपन कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, h क्या है कोई वैल्यू है, थीटा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन π/2 बाई, यहाँ से देखो ये जब जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस π/2 और ये क्या हो जाएगा प्लस h, ये हो जाएगा ना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या हो गया, एक चीज़, सॉरी ये π/2 नहीं ना होगा, यहाँ पर गलती हो गया है, ये cos π/2 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, तो साइन h ना होगा, ये मिस्टेक हो गया हम लोग से, ये साइन h हो गया। क्यों कि यहाँ पर cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाता है तो यहाँ पर h होगा, तो हमने साइन h। अब जैसे ये कट गया तो इसका फॉर्म कैसा हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। ये लिमिट का कंसेप्ट है कि जब लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h हो तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर। ये चीज़ याद रखना है, 11th का पार्ट है कि लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन x बाई x इज इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। ये LHL निकल गया, इसी तरीके से हम RHL भी निकालेंगे। RHL लेकर के चला जाए, RHL में क्या होगा, यहाँ से इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f ऑफ x, यहाँ से लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल टू, नॉट वाला में तो ये क्या हो जाएगा cos x बाई π/2 और माइनस x। ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि नॉट इजकल टू जो रहता है उसी पर LHL और RHL आपका निकल जाता है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ से फिर मान लेंगे लेट कितना x टेंस टू π/2 प्लस है तो प्लस h लिखना पड़ेगा, व्हेन x टेंस टू π/2 देन h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे 0 के बराबर हो गया तो सवाल को हम कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये cos x की जगह पर π/2 प्लस h, यहाँ से π/2 और माइनस इस x की जगह पर π/2 और प्लस h, यही ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 होगा ना, h टेंस टू 0। ये देखो cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, cos π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा cos, ये cos है 90 डिग्री इसलिए नाम चेंज होगा, तो हम यहाँ से साइन और यहाँ पर थीटा लिख देंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से यहाँ से माइनस पुट करना पड़ता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस साइन h बाई। अब देखो हम इसको ओपन करेंगे, ये π/2 माइनस π/2 और माइनस h हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पार्ट कट गया, ये और ये कट गया, तो ये कट गया, इसमें का माइनस और यहाँ का माइनस फिर कट जाएगा ना। लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन h
बाई एच, इसमें का माइनस इसमें माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो जिस तरीके से लिमिट एक्स टेंस जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, तो लिमिट एच टेंस जीरो साइन एच बाई एच, इसका ही वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो गया, ये निकल गया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे ना, वैल्यू निकाल लो, ये फार्मूला है आप याद रखना ये। अब एफ ऑफ ए मतलब यहाँ से एफ ऑफ कितना पाई बाई 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ेगा ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा एफ ऑफ पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 यानी जो सवाल है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू कितना है 1 के बराबर है। एक्स रहता तब ना जाकर के हम वहाँ पाई बाई 2 पुट करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर डायरेक्टली आंसर कितना है 1 के बराबर, तो 1 के बराबर। तो यहाँ से देख लीजिए एल एच एल का वैल्यू भी 1, आर एच एल का वैल्यू भी 1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना है 1 है। यहाँ से हम कह देंगे कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ पाई बाई 2 तीनों का वैल्यू बराबर आया, 1 आया, फाइनाइट वैल्यू आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरीके से हम आंसर को बनाएंगे और आसानी से बन जाएगा। ये टाइप 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल एकदम जहन में फिट कर लेना। सोच लेना कि एग्ज़ाम में लगभग इस तरीके के सवाल पूछे ही जाते हो, चाहे जेई के एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे जिस तरीके का भी एग्ज़ाम हो, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। और मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा इसको कि कैलकुलेशन कैसे आसान होगा और जल्दी कैसे होगा और इसका वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगा। यहाँ पर वैल्यू कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें ये जो सवाल है ये फंक्शन, इसमें के एक अननोन वैल्यू है, उसी का वैल्यू कह रहा है कि फाइंड आउट करो। कब? जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, मतलब यहाँ से एल एच एल आर एच एल निकलेगा और ये एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना हो गया 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ से निकलेगा। और ये सवाल कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको जोर दे करके कह रहा है कि मैं एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस हूँ, कंटिन्यूअस हूँ मैं, है ना। तो कंटिन्यूअस हूँ का मतलब क्या हो गया कि आपको दिमाग में पहले से फिट रखना है कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ पाई बाई 2 तीनों पर वैल्यू इसका सेम आएगा। समझ में आ रहा ना कि जब ये कंटिन्यूअस है मतलब इसका कंडीशन 100% सेटिस्फाई करता होगा तभी ना जाकर होगा। तो इस तरीके के सवाल में से आप क्या करना, एल एच एल, आर एच एल तीनों वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, या तो एल एच एल निकाल लीजिए या तो आर एच एल निकाल लीजिए, इसी दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए, या तो एल एच एल निकाल लो या आर एच एल निकाल लो, इस दोनों में से कोई एक ही निकालना और एक निकालना वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया तो क्या करना, या तो एल एच एल को लेकर के वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों को बराबर करके वैल्यू निकाल लेना, या आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को लेकर के बराबर करके के का वैल्यू निकाल लेना। तीनों को बराबर करके देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहा है कि मैं कंटिन्यूअस हूँ, मुझे के का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ एल एच एल वैल्यू या आर एच एल कोई एक निकालेंगे। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, एल एच एल निकाल लो, एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लो क्या हो जाएगा, एल एच एल लिमिट एक्स, सॉरी पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2, एक्स टेंस टू पाई बाई 2, एल एच एल इसलिए माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मुझे लगता है कि ये जो है लाइन पहला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x। क्लियर हो गया? लिखना पड़ेगा लेट, एक ही लाइन हम लिख दे रहे हैं, लेट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एच होगा ना, वेन एक्स टेंस टू पाई बाई 2 देन एच टेंस टू 0। क्लियर? अब ये एल एच एल हम एच के टर्म में लिख देंगे, एच टेंस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, के कॉस एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच बाई पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच। चलो यहाँ से लिख दो लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब
साइन एच, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, फिर इसको 2 के साथ करो तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2h। क्लियर। अब यहाँ से ये पाई और ये पाई दोनों कैंसिल हो गया। अब जैसे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k/2 अलग कर दो, k/2 और ये साइन h और बाई h, ये हो गया ना इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है, ये कांस्टेंट पार्ट को हम बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट का अपना प्रॉपर्टी होता है, h टेंड्स टू 0, ये साइन h और बाई h। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा k/2 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, अभी हम लोग सीखे हैं 1 के बराबर, तो क्या हो गया आंसर k/2। क्लियर हो गया। ये LHL, इसमें से या तो LHL निकालते या RHL निकालते, तो हम एक ही निकालें, क्योंकि LHL RHL और डायरेक्ट वैल्यू निकालने से क्या बेनिफिट है, जब ऑलरेडी कह ही रहा है कि मैं कंटिन्यूअस हूँ, तो कंटिन्यूअस हूँ तो अपना काम निकालना है, मुझे आंसर तक पहुँचना है, तो हम एक कोई वैल्यू निकाल लेंगे। हमने LHL निकाला, आप RHL भी निकाल सकते थे, LHL हम निकाल दिया। अब डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, f ऑफ a निकालना पड़ेगा, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ से लिख देना वैल्यू ऑफ फंक्शन, कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू π/2 पर, तो π/2 पर एट, यहाँ से लिख दो एट एक्स इक्वल टू π/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f ऑफ π/2, f ऑफ π/2 यानी f ऑफ π/2 पर, यानी x का वैल्यू जब π/2 होगा तो उस वक्त f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 3 के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे कितना हो गया 3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सवाल है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये कह रहा है ना कि मैं कंटिन्यूअस हूँ एट कितना पर, x इक्वल टू π/2 पर, इसलिए इसका LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होगा। तीनों बराबर होगा तो हमने क्या बोला था कि RHL या LHL में से कोई एक ही निकालना और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना और दोनों को बराबर कर लेना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, LHL का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ π/2, तो हमने इसका वैल्यू नहीं निकाला क्योंकि तीनों बराबर होगा तभी ये कंटिन्यूअस हुआ रहेगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे, LHL का वैल्यू लिख दीजिए, LHL का वैल्यू कितना आ गया k/2 और f ऑफ π/2 का डायरेक्टली वैल्यू कितना हो गया 3 के बराबर, तो k का वैल्यू कितना हो गया 6 के बराबर हो गया। और ये सवाल अपने आप में खुद इम्पॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना। बेसिकली ये शायद NCERT का ही सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूछा जाता है इस तरीके से, आप LHL या RHL निकालना, एक वैल्यू निकालना और ये लाइन लिख करके डायरेक्टली यहाँ पर आना और बोलना कि यही मेरा आंसर है। ये टाइप 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको याद रखना है। ये टाइप 5 और लास्ट है, इसको बना लेने के बाद मुझे लगता है कि सारे जो डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं आपको उस पर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लगभग जितने हमने पढ़ लिया उस पर तो आ ही गया होगा। अब इस टाइप में सवाल है कि मॉडुलस का सवाल है, चेक फंक्शन f ऑफ x मॉड ऑफ x बाई x। ये सवाल ये होगा जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी वहाँ से LHL RHL की बात हो रही होगी। जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो ये सवाल ये होगा, और जब 0 होगा तो ये सवाल 1 के बराबर होगा। कह रहा है कि ये चेक करके बताइए कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्लियर है। हम क्या करेंगे, अब देख लो एक सवाल है, ऊपर मॉड है नीचे भी मॉड हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने मॉड का कंसेप्ट सही तरीके से भी पढ़ा है कि मॉड कंडीशनल होता है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आंसर ये पॉजिटिव में आता है, x का वैल्यू लेस देन 0 होता है मतलब निगेटिव होता है तो निगेटिव में आता है। तो यहाँ भी हम सवाल को थोड़ा सा और आसान कर लेंगे। मैं क्या बोलूँगा यहाँ से कि जब x का वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 0 होगा, क्या चीज़ ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव नीचे पहले से x है, क्या है ये, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड ऑफ x तो सिर्फ x ही बन के निकलेगा ना बाहर, और बाई पहले से x है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा तो इसका वैल्यू 1। मान लेता हूँ कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा है
जीरो से छोटा है। तो मॉड ऑफ एक्स जब जीरो से छोटा है होता है तो मॉड से बाहर निकलता है तो माइनस आता है ना, तो माइनस एक्स और पहले से माइनस एक्स है, इसका मतलब ये हो गया -1। समझ में आ रहा है। और जब x इजकल टू 0 है तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि मैं किसके बराबर हूँ, 1 के बराबर हूँ। समझ में आ रहा है, ये चीज़ निकल गया। तो ये सवाल को थोड़ा सा और आसान कर दिया गया यहाँ पर, और ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट पॉइंट x इजकल टू 0 पर। LHL निकालिए। अब LHL निकालूंगा तो LHL का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, 0 पर LHL है इसलिए माइनस f ऑफ x। यहाँ से आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0, माइनस का मतलब क्या, x लेस देन 0। x लेस देन 0 पर इसका वैल्यू कितना है, -1 है ना, है कि नहीं है, ये क्या है, -1 है। अब जैसे हमने इतना -x/x लिखने के बजाय हम -1 लिख देते हैं, क्योंकि इसको हमने तोड़ के ऐसा कर दिया है। अब एक चीज़ देखो, अब ये माइनस है तो हम क्या करते, 0 -h करते। ये कब होता है, जब उसमें वेरिएबल होता है तब ना। जब इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो हम -h + h करने से कुछ बेनिफिट अपने को नहीं होगा। हम लिख देंगे डायरेक्टली कितना होगा, -1 के बराबर। अब आप RHL निकाल लो। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, यहाँ पर आइए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का वैल्यू कितना हो गया, 1, यानी x/x कितना, 1 के बराबर। अब यहाँ भी x वगैरह कुछ नहीं है इस फंक्शन में। जब कुछ नहीं है तो हम यहाँ से 0 + h करने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। तीसरा क्या निकालना रहता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने से पहले ही अपने को दिख रहा है यहाँ पर कि LHL RHL बराबर नहीं है। जब LHL और RHL यहीं पर दिख गया कि बराबर नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने का मतलब क्या है, आपका टाइम वेस्ट करना। हम यहाँ लिख देंगे यहीं पर आकर के कि LHL और RHL बराबर नहीं है। जब LHL RHL बराबर नहीं है तो देयरफॉर जो फंक्शन होगा f ऑफ x इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 0, यानी 0 पर ये सवाल कंटिन्यूअस नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस के बदले आप डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हो कि ये सवाल x इजकल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से आप सवाल को बनाना। अभी मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, जैसे आप क्या कर लेना कि यही सवाल रखना कि f ऑफ x इजकल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट x एट 0। यहाँ पर जो ऊपर मॉड है नीचे मॉड लगा करके आप सवाल बना सकते हो। मतलब किस तरीके से, f ऑफ x इजकल टू x/mod ऑफ x, कब, जब x नॉट इजकल टू 0 और ये 1 जब x इजकल टू 0। ऐसा भी करके आप बना सकते हो। तो इस टाइप से हम सवाल को बना सकते हैं। क्लियर है। आप बार बार इसको देखें, बार बार रिवाइज करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें और लाइक करके इसको शेयर भी करें, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स भी हैं उसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके।